हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशत। बांग्लादेश इस समय पॉलिटिकल केओस में है। सेकेंड लिबरेशन बोल रहे हैं वहां के लीडर्स इस पॉलिटिकल टर्मोइल को। पाकिस्तान की जो हालत है वो हम सब जानते हैं, उसे आज की तारीख में फेल्ड स्टेट कहा जाता है। 78 ईयर्स अगो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, सिमिलर हालत इंडिया की भी प्रिडिक्ट की गई थी कि इंडिया भी एक फेल्ड स्टेट होगा। जो यूएस के कुछ डीक्लासिफाइड केबल्स हैं जो कि सितंबर 1973 के थे, उसमें रिवील करता है अ वेरी अनफ्लैटरिंग ओपिनियन ऑफ इंडिया अबाउट इंडिया। अमेरिकन्स बहुत अच्छी राय इंडियंस के बारे में नहीं रखते थे। दे उस रिपोर्ट में निकल के आता है, वो रिपोर्ट स्पीक्स अबाउट इंडिया लाइक इंडिया हैज़ अ सेंस ऑफ नेशनल इन्फीरियरिटी एंड एट्रीब्यूटेड इट टू देयर सब्जुगेशन अंडर मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियंस इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ऑफसेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू ऑफेंसिव, असर्टिव, वेन एंड एरोगेंस। एंड मोस्टली सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में यूएसए के ऑफिशियल्स ने इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स के लेंस से ही देखा। दे टॉक्ड अबाउट इंडिया इन रियली डिसमिसिव वे। उसकी एक वजह ये भी थी कि इंडिया ने ब्लॉक ज्वाइन करने की जगह, वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन करने की जगह, कैपिटलिस्ट ब्लॉक ज्वाइन करने की जगह नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपना ली थी, जिसकी वजह से दे वर डिस्ट्रस्टफुल ऑफ इंडिया, दे लुक डाउन अपॉन इंडिया, दे सॉ इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस। हेंस वो लोग इंडिया को पसंद नहीं करते थे। जो विंस्टन चर्चिल थे, इंडिया की आज़ादी के टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कहना था कि वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री वॉज द रेस्क्यू ऑफ इंडिया फ्रॉम एजेस ऑफ बारबेरिज्म, टायरनी एंड इंटरसाइन वॉर। उनका कहना ये था कि अगर ब्रिटिश रूल इंडिया से चला जाएगा तो वहाँ पे हिंदू डिस्पोटिज्म होगा, एक रिन्यूअल ऑफ फेरोशियस इंटरनल वॉर होगा। उनको ये उम्मीद थी कि इंडियन लीडर्स को पता ही नहीं है कि उनके अच्छे या बुरे के लिए है क्या। दे जस्टिफाइड इम्पीरियल पॉलिसी ऑन द बेसिस कि उनको सिविलाइजिंग मिशन इंडिया में लाना था और उनके बिना इंडिया टूट जाएगा। इट विल ब्रेक अपार्ट ड्यू टू कम्युनल एंड एथनिक डिफरेंसेस, वाइट मैंस बर्डन जिसे कहते हैं। ही ऑफ आज़ादी के बाद उन्होंने, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, पावर विल गो टू द हैंड्स ऑफ रास्कल्स, रोग्स, फ्रीबूटर्स। All Indian leaders will be of low caliber and men of straw. They will fight among themselves for power, and India will be lost in political squabbles. हैरी ट्रूमन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनकी राय इंडिया के बारे में थी कि आई थॉट इंडिया वॉज प्रिटी jammed with poor people and cows wandering around the street, witch doctor and people sitting on hot coals and bathing in Ganges, but I did not know that anybody thought it was important. ये हैरी ट्रूमैन की राय थी इंडिया के बारे में। 78 years आफ्टर हमने सारे नेसेयर्स को गलत प्रूफ कर दिया। वी आर राइजिंग पावर। हम लोग 2047 तक 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना चाह रहे हैं। आज की तारीख में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। ब्रिटिश, विंस्टन चर्चिल जहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे ग्रेट ब्रिटेन के, उनकी कंट्री को मात देके, इंग्लैंड को मात देके हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड। जितने भी इलेक्शंस हुए हैं यहाँ पे पावर ट्रांसफ़र हैज़ बीन पीसफुल। इनफैक्ट आज की तारीख में कहीं रायट्स हैं तो वो सो कॉल्ड गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज़ों के यहाँ लंदन में हो रहे हैं, यूके में हो रहे हैं। इंडिया में हैं प्रॉब्लम्स हैं। वी आर नॉट ब्रेकिंग अपार्ट, वी आर मूविंग अहेड, वी आर मार्चिंग फॉरवर्ड एंड वी हैव मूव्ड अहेड ऑफ यूके। आखिर हमारे पड़ोसी मुल्क जहाँ जो मिलिट्री कू और इकोनॉमिक टर्मोइल से जूझ रहे हैं, आखिर इंडिया ने ऐसा क्या डिफरेंट किया जो हम उनसे अलग निकल गए? बहुत सारी वजहें हैं। 1946 में हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली थी एंड 3 साल की डिस्कशंस एंड डिबेट्स के बाद, लेंदी डिस्कशन एंड डिबेट के बाद, वन ऑफ द लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई, जिसमें कि इंडिया कैसे गवर्न होगा, किसका पावर किसके पास होगा, क्या, एवरीथिंग वाज रिटन इन ब्लैक एंड ब्लू।
येस वी आर क्रिटिसाइज फॉर द फैक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी है, लेकिन एक बात समझिए, एक ऐसा देश जहाँ पे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी, फ्यूचर क्या होगा पता नहीं, आज़ादी तो मिल गई बट वी वर इकोनॉमिकली ड्रेन्ड, पॉलिटिकली हम लोग अनस्टेबल थे, हमारे कॉलोनियल मास्टर्स ने हमारी जड़ें हिला दी थी। ऐसे में एक ऐसी होली बुक, एक ऐसी रूल बुक लिखना जिसमें कि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में लिखा हो, कन्फ्यूजन की कोई चिंता, कोई बात ही ना हो, कौन सा पावर किसके पास होगा, कौन सा एक्चुअल हेड होगा, कौन सा सेरेमोनियल हेड होगा, सब ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ था, सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट विल बी देयर इन इंडिया। इसको अच्छे से डिस्कस, फेडरल होगा कि यूनिटरी होगा कि दोनों का एक मिक्सचर होगा, पार्लियामेंट्री होगा कि प्रेसिडेंशियल होगा, इस पे एक लेंदी डिटेल में चर्चा हुई। एंड उसके बाद कौन सा पावर किसका, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह का सिस्टम, किस तरह की गवर्नेंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमारे पास एक रूल बुक थी टू लुक सी, ये हमारे लीडर्स चाहते थे। उसके बाद हमारा मिलिट्री कू कभी नहीं हुआ, जो हमारे पड़ोसी देश में हर बार हमने कहीं ना कहीं देखा गया कि मिलिट्री ने पावर यूसर्प किया गया। एटलीस्ट कोशिश तो ज़रूर हुई पॉलिटिकल पावर को सीज करने की, मिलिट्री ने गवर्नेंस पावर को सीज करने की कोशिश तो ज़रूर की। इंडिया में कभी कू की कोशिश नहीं हुई। उसकी वजह ऑफ कोर्स हमारी इंडियन मिलिट्री की एथिक्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई हैं, लेकिन शुरुआती दौर में ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि मिलिट्री कू की आशंका इंडिया में भी थी। इंडिया के पहले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल करियप्पा ने अयूब खान के कू की तारीफ़ की थी 1958 में। पाकिस्तान में जो जनरल अयूब खान थे उन्होंने मिलिट्री कू किया था, उसकी तारीफ़ की थी। इनफैक्ट शुरुआती दौर में उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की क्रिटिसिज्म भी की थी। तब नेहरू जी ने लेटर लिख के फटकारा था फील्ड मार्शल करियप्पा को कि ये मैटर्स सिविल गवर्नमेंट के हैं, आप इसमें हस्तक्षेप न करें। जनरल थिमैया कहते हैं एक बार जब नेहरू जी उनको विजिट करने गए आर्मी हेडक्वार्टर्स में, तो उन्होंने पूछा कि आपके पीछे जो 3 ड्रॉर हैं उसमें क्या रखा है। उसमें उन्होंने बताया कि पहला है हमारे कंट्री के डिफेंस प्लान्स, दूसरा है टॉप जनरल्स की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, एंड उसके बाद जब नेहरू जी ने पूछा कि तीसरे ड्रॉर में क्या है, तो उन्होंने कहा ये हमारे सीक्रेट प्लान्स हैं मिलिट्री कू के। दिस मेड नेहरू नर्वस दो ही लाफ्ड इट ऑफ एट दैट टाइम। तो ये कहना कि शुरुआत में ही हमारी मिलिट्री एकदम बैरक्स में थी, हम लोग कू प्रूफ थे, हमारी कंट्री कू प्रूफ थी, ये तो गलत होगा। शुरुआत में कहीं ना कहीं इस बात की चिंता थी, लेकिन इस बात का क्रेडिट नेहरू जी को देना पड़ेगा कि उन्होंने इंश्योर किया कि हमारी सिविलियन अथॉरिटी, हमारी सिविलियन गवर्नमेंट मिलिट्री रूल से अबव हो। मिलिट्री अथॉरिटी, मिलिट्री रूल हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट रहे। इसके कुछ कदम जो उन्होंने उठाए वो ये थे कि 3 मूर्ति हाउस पहले मिलिट्री चीफ का हुआ करता था, वो 3 मूर्ति भवन नेहरू जी ने मिलिट्री चीफ को छोटे घर में ट्रांसफ़र करके 3 मूर्ति भवन प्राइम मिनिस्टर आवास बना लिया, और अब एक वहाँ पे एक संग्रहालय है। आर्मी के बजट में कट्स किए गए, उनकी प्रमोशन वगैरह सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में रखी गई। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ थी तो पब्लिक लाइफ में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल हुआ करता था आर्मी का, उसे घटाया गया। डिफेंस मिनिस्टर डी फैक्टो आर्मी चीफ हुआ करता था, कमांडर इन चीफ हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद कृष्ण मेनन को डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी आर्मी के ऊपर नज़र बनाए रखती है कि वहाँ पे क्या सुबुगाहट चल रही है। ऐसे करके हमारी नेहरू जी ने हमारी जो कंट्री है उसको कू प्रूफ कर दिया। ही इंश्योर्ड कि जो मिलिट्री है वो हमेशा बैरक्स में रहे, और हेंस इंडिया ने कभी मिलिट्री कू का सामना नहीं किया। एंड अगर इन सब को बॉयल डाउन किया जाए तो 2 बेसिक मुद्दे वजहें जिसकी वजह से इंडिया अपने नेबर से अलग निकली, उसकी वजह ये थी दैट हमारे पॉलिटिकल लीडर्स दे हैड द एबिलिटी टू कोर्स करेक्ट।
अपनी गलतियों को सुधारना, बार बार वही गलतियां नहीं दोहराना, ये काम हमारे लीडर्स ने किया। न्यूक्लियर टेस्ट किया, हम लोग न्यूक्लियर पावर बने ताकि हम लोग सिक्योरिटी के लिहाज से सिक्योर रहें। इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ जब 1990s में, तो हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया ताकि दोबारा वैसी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस ना झेलनी पड़े। आवर लीडर्स वर विलिंग टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक एंड कोर्स करेक्ट, एंड दे वर विलिंग टू चेंज विद टाइम्स। जब लगा कि सोशलिज्म नहीं चल रहा है तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया गया। ऐसा नहीं है कि हमारे देश ने अपने चैलेंजेस नहीं देखे। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, वॉर हुए, 1962 में उस वॉर में हम हारे, इमरजेंसी लगाई गई, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ 1990s का, लेकिन वी इमर्ज्ड विक्टोरियस थ्रू शेयर विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। वी आर नॉट परफेक्ट, nobody can claim that. We are far from being perfect, और ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो आप गिनने बैठे तो अनगिनत कमियां इंडिया में निकाल सकते हैं, लेकिन वी आर ऑन द राइट पाथ। जो हमारी बुनियाद है, जो हमारी नींव है, हमारे घर की नींव मजबूत है, गहरी है, जिस पे हमारा घर बनाया जा रहा है। वो ईंटें जो जोड़ी जा रही हैं जिस बुनियाद पे, जिस नींव पे, वो मजबूत है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे, स्लोली बट स्टेडली, वी विल मूव फॉरवर्ड, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। आज की तारीख में हमारी डेमोक्रेसी इतनी एंट्रेंच्ड है कि जब लोगों को लगा कि 2024 में एक स्ट्रॉन्ग 400 पार वाली मोदी गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता है, वोटर्स हिट बैक। We have a coalition at center. Yeah, we have tasted the success of democracy, and इसके लिए नेहरू जी से लेके मोदी तक, आप चाहे जिस भी पार्टी के सपोर्टर हो, एक एक लीडर जो हमारा पॉलिटिकल लीडर रहा है, उसको इस बात की सक्सेस का क्रेडिट देना पड़ेगा कि इंडिया आज एक बहुत ही बेहतरीन फ्लॉरिशिंग डेमोक्रेसी है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।